और भाई क्या हाल है। आज के वीडियो में आपकी बहुत ही डिमांड वाली क्वेरी जो है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं और कैसे चैलेंज करें, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करें और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वो सारे क्वेरीज को आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। यहां पे आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स डोमेन और इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप कोई और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं क्योंकि मैं पर्सनली कॉमर्स से ही पढ़ा हुआ हूं, तो मैं कॉमर्स के बारे में ही बता सकता था। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो कि हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करें उससे पहले जान ले। वो सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो कि इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स को मैंने कवर किया है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। इंग्लिश के अंदर 29th में और 15th में दोनों के पेपर के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। जो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टाइमलाइन पे दिख रहा होगा, तो आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे टाइम स्टैम्प पे जंप करके भी देख सकते हैं। ओनली क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझे गूगल फॉर्म में भेजे थे, मैंने लास्ट वीडियो में गूगल फॉर्म डाला था, उसके अंदर मुझे करीब करीब 30-35 क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के। तो वो सारे के सारे 30-35 लोगों ने भेजे, कई कई बच्चों ने 2-2 3-3 क्वेश्चन भी भेजे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को मैंने और मेरी टीम में कुछ 7-8 लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर रिव्यू किया था। और वो सारे कल पूरा दिन हम रिव्यू कर रहे थे, सारे क्वेश्चंस के प्रूफ वगैरह इकट्ठा कर रहे थे। तो उसके बाद में ये सारी चीज हमने इकट्ठा करी है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं उसके अंदर आपको चैलेंज के चांसेस लिखे रहेंगे हर क्वेश्चन के साथ में, ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि ये क्वेश्चन के अगर आप चैलेंज करते हो तो इसके करेक्ट होने के चांसेस कितने मुझे लगते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मतलब पत्थर की लकीर नहीं है कि इतने ही चांसेस होंगे। मेरे अकॉर्डिंग क्या चांसेस मुझे लग रहे हैं कि क्या क्या कितने परसेंट चांस है कि उसके क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है, वो मैं बताऊंगा। और एक और बात जो प्लीज 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 आप लोग समझिए कि एनसीईआरटी बाइबल है हमारी। चाहे रेफरेंस बुक में कुछ भी लिखा हो, चाहे गूगल हमको कुछ भी कह रहा हो, वो सारी चीज कोई मैटर नहीं करती अगर एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा रहेगा वो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वही माना जाएगा और कुछ नहीं माना जाएगा। तो ये बात को हमको दिमाग में सेट कर लेना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो क्वेश्चन एक्चुअली चैलेंजेबल है, ऐसे हैं 2-3 क्वेश्चन हैं जो चैलेंजेबल है एक्चुअल में, वो क्वेश्चंस के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। उसका जो भी है डिटेल्स वगैरह वो आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, कैसा है क्या रहेगा। तो उसके अंदर रेड कलर का हमने बहुत सारी जगह मैंने डाला हुआ है टेक्स्ट, जो भी रेड कलर का है वो आपको एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग। उसके अंदर आपको नाम एडिट करना रहेगा रेड कलर में, और रोल नंबर वगैरह, एनरोलमेंट नंबर, जो आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, ये सारी चीजें रेड कलर की रहेगी। तो इन सब चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, बाकी सारा फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ओके, इतनी क्लैरिटी है। मैंने ये थोड़ा सा टाइम लेके इसलिए समझाया ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे डिस्कस करना। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के बारे में। बिजनेस स्टडीज के अंदर मुझे एक ही क्वेश्चन था जो आप लोगों ने भेजा था, वो ये था कि करेक्ट सीक्वेंस जो डीमैट अकाउंट वाला ये हमको बताना था। तो ये क्वेश्चन के अंदर आप लोग कह रहे थे कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है। क्यों ऐसा? एनसीईआरटी का आप खुद स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या कहा है इन्होंने, सबसे पहले इन्वेस्टर हैज टू साइन ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, उसके बाद में हमारा डीमैट अकाउंट खुलता है। तो यहाँ पे भी ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है और फिर डीमैट अकाउंट सेकंड है। तो ए बी ही रहेगा और ए बी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में सीक्वेंस है, तो हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसके चैलेंज के चांसेस 0% है, ये चेंज नहीं होगा। बिजनेस स्टडीज के सिर्फ इतने ही डाउट थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर एक जो डाउट आया है बच्चों को, वो ये क्वेश्चन का था जिसके अंदर एबीसी का जो प्रॉफिट है वो 3:1 के रेशियो में बांटा हुआ है और सी यहां पे मर गया था 1 जुलाई को। और ये वाला जो क्वेश्चन था कि प्रॉफिट का यहां पे फाइनल अकाउंट्स बनाया गया है और ये प्रॉफिट 175 है, अब इसका इफेक्ट देने के लिए क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर क्वेश्चन में हमको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सी एंट्री का ट्रीटमेंट यहां पे ये लोग हमसे मांग रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक्चुअली 2 एंट्री होगी इस क्वेश्चन के अंदर। पहली एंट्री होगी कि पी&एल अकाउंट से हम यहां पे, ये रहा एंट्री, पहली एंट्री होगी कि हम यहां पे पी&एल अकाउंट से पी&एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर एप्रोप्रिएशन से हम पार्टनर्स को बांटेंगे। तो ये दोनों एंट्री के जो ट्रीटमेंट है वो हमको 3 ऑप्शंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 4 में से 3 ऑप्शन में वो ट्रीटमेंट हमको देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट दी थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे मैं एक बार पेन ले लेता हूं एक बार, और ये आपको पेन लेके हाईलाइट करा देता हूं। ये जो 1 है हमारा, ये ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ जी, ये ऑप्शन नंबर जो 1 है, 2 है और 4 है, ये तीनों ऑप्शंस हमारे यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं हमको। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा, बट फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये तीनों ऑप्शन हमको थोड़े थोड़े करेक्ट लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम करें क्या, क्योंकि इन्होंने आंसर की में तो हमको ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको कि 2 एंट्रीज होती है इसके अंदर, और आपने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप
कौन सी एंट्री के बारे में बात कर रहे हो। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए चैलेंजेबल तो हो जाता है, बट इसके अंदर देखो एनटीए फिर भी अपनी तरफ से ऐसा क्लैरिफिकेशन कर सकता है, मतलब वो देगा तो नहीं क्लैरिफिकेशन सामने से आके, बट वो लोग अपनी तरफ से ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आपसे फाइनल एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, जो लास्ट एंट्री होगी उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो अपनी तरफ से ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं। तो इस केस के अंदर फिर हम क्या कर सकते हैं, इस केस के अंदर फिर हो सकता है आंसर चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस इसके अंदर 50-50 मुझे लग रहे हैं, इसीलिए मैंने 50% लिखा है यहाँ पे। और इसका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो कि आप एक्चुअल में अपलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अकाउंटेंसी में एक और क्वेश्चन था जो कि ये था हमारा डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसके बैलेंसेस ABCDE। इसके अंदर लोगों को ये डाउट हो रहा था कि ये पांचों के पांचों ही तो हमारे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आते हैं, तो यहाँ पे ABCDE ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पांचवा ऑप्शन है, आंसर की के अंदर इन्होंने ABCD लिखा हुआ है, ई वाला नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो पांचवा ऑप्शन है अमाउंट पेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग अमाउंट या बैलेंसेस, इनमें से कौन से करेक्ट है, कौन कौन से इंक्लूड करते हैं, बाकी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन मेन ये है कि अमाउंट पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अमाउंट पेड टू इज एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं अमाउंट पेड टू इज एग्जीक्यूटर, इसका मतलब जो एग्जीक्यूटर को अमाउंट पे कर दिया है, जो पेमेंट किया है एग्जीक्यूटर को, उसकी बात कर रहे हैं। यहां पे खाली अमाउंट जो है उसकी बात नहीं कर रहे, अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर, कितना अमाउंट जो एक्चुअल में पे किया है उसकी बात कर रहे हैं। और अगर आप एग्जीक्यूटर को अमाउंट पे करते हो तो एंट्री क्या होती है आपका, नीचे तो टू कैश आएगा, ठीक है, ऊपर क्या आएगा, एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट आएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं आता। करते क्या है हम ट्रीटमेंट, एक बार वापस याद करके देखो, एक बार थोड़ा सा 12th को हम रिवाइज करके देख लेते हैं क्या होता है ट्रीटमेंट, कि पहले आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम पूरा सारा ट्रीटमेंट करके बैलेंस निकाल देते हैं, वो बैलेंस को हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और एग्जीक्यूटर अकाउंट में वो जितना बैलेंस होता है उसका हम पेमेंट करते हैं। यही होता है ट्रीटमेंट, इतना तो याद है ना। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, तो अगर हम अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर की बात करें तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हो ही नहीं रहा, वो तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में हो रहा है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर वो ट्रीटमेंट वो होगा ही नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ता हूं, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, इसीलिए इसके चांसेस नहीं है। आप चैलेंज अगर अपनी तरफ से करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर चांसेस नहीं है कि वो बिल्कुल भी चेंज करेंगे आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा प्यारा सा इंग्लिश सब्जेक्ट, जो इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आई है बच्चों को। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। पेपर पैटर्न हो गया, चाहे आपका मिसमैनेजमेंट हो गया, बहुत सारी दिक्कत थी इंग्लिश में। पहले हम 15th मई के बारे में कवर करेंगे, फिर हम करते हैं 29th मई के बारे में। पहला क्वेश्चन, ये वाला जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा चैलेंज वाले आप लोगों ने मुझे भेजे थे। तो एक क्वेश्चन जो था ये काफी लोगों ने भेजा मुझे कि हॉट चॉकलेट का बेवरेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी जो है, इसमें वेल्दी यूरोपियंस भी आंसर होना चाहिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आंसर नहीं होके थर्ड ऑप्शन भी तो एप्ट है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं। तो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं कि ये जो पैसेज के अंदर ये जहां पे मेंशन था, उस लाइन को एक बार हम पढ़ के देखते हैं और समझ के देखते हैं क्या बोल रही है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब हम यहां से थोड़ा सा पढ़े, आई होप सो आपको मेरा माउस जो है वो दिख रहा होगा, माउस, हाँ ये रहा, माउस दिख रहा होगा। वेर वेल्दी यूरोपियंस एडिड शुगर एंड ड्रैंक इट वार्म इन चॉकलेट हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज, ऑथर बैटरम गॉर्डन says hot chocolate became the beverage of the aristocracy as sugar was still a luxury। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एंड वाला पार्ट, एक एंड वाली लास्ट लाइन को भी अगर हम पढ़ के देखें तो उसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। देखो जो अंडरलाइन किया हुआ है, द बेवरेज ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एज शुगर वॉज स्टिल अ लग्जरी। क्या मतलब है इसका, कि बेवरेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाई डिड हॉट चॉकलेट बिकम बेवरेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी, तो बेवरेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी क्यों बना है उसका यहाँ पे लिखा है, क्योंकि एज शुगर वॉज स्टिल अ लग्जरी, क्योंकि शुगर लग्जरी था, यानी शुगर महंगा था, इसी वजह से बेवरेज वो एरिस्टोक्रेसी का था। आई बात समझ में। तो शुगर महंगा था, शुगर महंगा था, तो यहां पे शुगर की बात हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है। एक चीज दिमाग में सेट कर लो, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस के अंदर हमेशा चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होता है उसी को हम करेक्ट मानते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन होगा वो इन्होंने दिया हुआ होगा, जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होता है उसको करेक्ट माना जाता है। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, असेंशियल इंग्रेडिएंट वाज आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमनर्स। असेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, शुगर, वो कॉमनर्स के रीच से दूर क्यों है, क्योंकि वो महंगा है। तो ये ऑप्शन तो बहुत ज्यादा करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन जो आप लोग कह रहे हैं कि ओनली वेल्दी यूरोपियंस कुड बाय इट, ये वाला ऑप्शन उतना करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर शुगर इंग्रेडिएंट उसके बारे में कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं किया है, जो कि यहां पे हमको किया हुआ है। इसीलिए ज्यादा सूटेबल ऑप्शन फर्स्ट वाला है, तो इसीलिए वही करेक्ट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर चांसेस बहुत कम है, 10% मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। मैं इसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा प्रेपोजिशन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के अंदर हमको चार जो स्टेटमेंट्स दी हैं, इन स्टेटमेंट्स में बहुत सारे बच्चों को लगा कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देके हम बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपसे एक एक क्वेश्चन के बारे में तसल्ली से बात करूंगा। आपको अंदर से संतुष्टि मिलनी चाहिए कि मेरा जो क्वेश्चन था वो हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या है, एडिटेड वर्जन ऑफ हर आर्टिकल इज इनडिस्टिंग्विशेबल डैश हर फर्स्ट वर्जन। तो इनडिस्टिंग्विशेबल का साथ फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम होता है। हमने ए का 4 कर दिया, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 1 और 3 में से ही कुछ होना चाहिए। 1 और 3 में हमने नोटिस किया तो डी का जो है हमारा, डी के अंदर थर्ड ऑप्शन जो है वो कॉमन हमको देखने को मिल रहा है। डी क्या है, इट वुड बी रॉन्ग टू मिस्टेक हिज डिफिडेंस डैश हिज एरोगेंस और कोल्डनेस। तो यहाँ पे हिज डिफिडेंस के साथ में जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वही यहाँ पे बता रहा है, तो इट वुड बी रॉन्ग टू मिस्टेक हिज डिफिडेंस फॉर हिज एरोगेंस और कोल्डनेस। ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है, तो ये भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी का थर्ड और ए का फोर्थ, ये दो हमको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट थर्ड में से ही कुछ होगा। अब बी और सी में से किसका 1 या 2 में से क्या हमको पता चल रहा है, हम देख लेते हैं एक बार। आई जस्ट डोंट फील एनी एफिनिटी डैश हिज प्रो स्टाइल, इट्स टू कॉस्टिक। यहां पे ये स्टेटमेंट दी है, एफिनिटी के साथ में क्या लगेगा, तो एफिनिटी के साथ में यूजुअली फॉर लगता है, लेकिन वो फॉर हमने डी के अंदर ऑलरेडी कवर कर दिया, तो विथ या टू में से क्या लगेगा वो हमको अभी थोड़ा क्लियर नहीं है। हम अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। हर आइडियाज आर नॉट ऑल दैट डिसिमिलर डैश माइंड। डिसिमिलर के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है, आप खुद देख लो। डिसिमिलर के साथ हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है, विथ और टू। डिसिमिलर विथ माइंड कि डिसिमिलर टू माइंड, ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, डिसिमिलर टू माइंड। तो यहाँ पे सी का 2 सेट हो रहा है, जो कि सी का 2 यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड में से। तो सी का 2, डी का 3, ए का 4, तो बी का ऑटोमेटिक 1 ही चला गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, जो कि इन्होंने आंसर की में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखना क्या क्या चीजें हैं, देखो इनडिस्टिंग्विशेबल के साथ आपका फ्रॉम ही लगेगा, डिफिडेंस के साथ आपका फॉर ही लगेगा, एफिनिटी और डिसिमिलर में हमको चेक करना है, डिसिमिलर का हमारा टू लग रहा है और एफिनिटी का फिक्स प्रेपोजिशन होता है फॉर। यहां पे एक्चुअली मिस्टेक यहां पे अराइज हुई है। ये क्वेश्चन का हमने बी को क्या हुआ कि हमने तीनों ऑप्शन वो क्या बोलते हैं, हमने कर दिए कि कौन से में क्या आएगा, वो हमने मैच कर दिया, लेकिन जो बी ऑप्शन था हमारा एफिनिटी वाला, उसका हमने जो बचा हुआ था वो हमने उसको पकड़ा दिया। लेकिन एफिनिटी के साथ में विथ ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं, फॉर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब यहां पे इन्होंने फॉर एक ही बार दिया है, जो कि ऑलरेडी डिफिडेंस में लग ही रहा है, डिफिडेंस में भी वो फॉर गलत नहीं है, तो इसीलिए यहां पे प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि एफिनिटी के साथ में फॉर इनको देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। एफिनिटी का फिक्स्ड प्रेपोजिशन फॉर होता है, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इसमें मतलब लगभग 25% चांस है कि ये चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पे बाकी तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट मैच कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा। अगर आप फिर भी इसको चैलेंज करना चाहते हो, आप कर लो, बेझिझक करो, कि कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब आप आपके अपने एंड से आपका पर्सनल ओपिनियन है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को वो चेंज नहीं करने वाले, यही आंसर की रखेंगे, इसका ड्रॉप या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप करें तो चाहे तो कर सकते हैं, मैं इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अटैच नहीं कर रहा हूं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वही 15th में का है, जो कि रिकंसाइल्ड वाले क्वेश्चन के बारे में है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसका सब लोग कह रहे हैं कि जो रिकंसाइल्ड वर्ड है हमारा, उसका जो ऑपोजिट है वो यहाँ पे एस्ट्रेंज्ड होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, पहली बात तो कि अगर हम रिकंसाइल जो अंडरलाइन वर्ड है उसका ऑपोजिट देखें, इसका ऑपोजिट एस्ट्रेंज होता है। रिकंसाइल का मतलब होता है कि आप किसी से अपना रिश्ता बना रहे हो, कुछ दोस्ती बना रहे हो, उसको रिकंसाइल बोलेंगे। और एस्ट्रेंज का मतलब होता है दोस्ती तोड़ना, किसी से बात करना बंद करना। तो ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इनको यूज किया जा सकता है। तो अंडरलाइन वर्ड के अकॉर्डिंग एस्ट्रेंज होना चाहिए आंसर। और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंट नॉट करेक्ट, रेजिस्टेंट तो रिकंसाइल्ड का कहीं से भी करेक्ट आंसर है ही नहीं। रेजिस्टेंट, अगर एग्रीएबल वर्ड जो है, सेंटेंस के अंदर बहुत सारी मिस्टेक है, अगर एग्रीएबल वर्ड हमारा अंडरलाइन होता तो रेजिस्टेंट एकदम करेक्ट आंसर होता। तो इन्होंने अंडरलाइन करने में या तो मिस्टेक करी है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में या तो मिस्टेक करी है, क्योंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी अगर हम देख रहे हैं, एट द फर्स्ट वर्कर वर एग्रीएबल टू द प्रपोजल ऑफ द मैनेजर बट लेटर दे वर रिकंसाइल्ड टू द न्यू प्रपोजल। रिकंसाइल्ड भी पॉजिटिव वर्ड है, एग्रीएबल भी पॉजिटिव वर्ड है, और यहाँ पे हमको बट बीच में दिया हुआ है। बट तो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है, यहाँ पे एंड अगर डाल देते बट की जगह तो ज्यादा सही हो जाता, नहीं तो एग्रीएबल की जगह डिसएग्रीएबल ऐसा कुछ डाल देते, रिकंसाइल्ड की जगह इसका ऑपोजिट डाल देते कुछ, तो ज्यादा ये सेंस बनाता। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो ये क्वेश्चन जो है ये चैलेंजेबल है। इसके अंदर 100% चांस है कि ये क्वेश्चन का जो वो आंसर की है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को या तो ड्रॉप करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि अंडरलाइन इन्होंने गलत किया है। एग्रीएबल को अंडरलाइन करते तो ये आंसर रेजिस्टेंट सही हो जाता जो इन्होंने दिया हुआ है। तो इसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई टेंशन मत लेना। आप ये क्वेश्चन को जब भी चैलेंज करो तो चैलेंज करते टाइम में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी अटैच करना है वो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, उसके अंदर बस आप अपनी डिटेल्स को है वो चेंज कर देना।
अगला जो 15th में का एक और क्वेश्चन मुझे भेजा था कुछ बच्चों ने, वो ये था कि जो मोस्ट सोल्ड कॉफी वाला क्वेश्चन था हमारा कॉफी वाले आरसी से, उसके अंदर ये क्वेश्चंस में जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन सा होगा सही। तो इसका तो यार सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है पैसेज में, टाइम नहीं बिगाड़ता हूं। यहाँ पे देखो आप पैसेज की लास्ट लाइन, ओवरऑल अरेबिका बीन्स रिप्रेजेंट अराउंड 56% ऑफ कॉफी सोल्ड। तो 56% अगर कोई कर रहा है तो वो ऑलरेडी मेजोरिटी में है, तो वो हाईएस्ट सोल्ड हो ही गया, इसीलिए अरेबिका इसका सही आंसर होगा जो कि इन्होंने दिया हुआ है। तो इसको चैलेंज करने का कोई तुक नहीं बनता, इसको बिल्कुल चैलेंज मत करना। अब हम 29 मई के इंग्लिश के पेपर के ऊपर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा दिल्ली वाले बच्चों ने दिया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉलिनेटर वाला क्वेश्चन है, जो काफी बच्चे कह रहे हैं यार इसके अंदर 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो जी हाँ, इसके अंदर 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्टर्बिंग देयर बिहेवियर और पॉइजनिंग देम, ये दोनों जो चीजें हैं ये हमको पैसेज में दिख रही है। यहाँ पे फर्दर एंडेंजर पॉलिनेटर पॉपुलेशन बाय पॉइजनिंग देम एंड डिस्टर्बिंग देयर बिहेवियर, तो दोनों चीजें दिख रही है। तो यस, ये चैलेंजेबल है, इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। इसके चांसेस लेकिन 50-50 है, क्योंकि जो हमारा एनटीए बाबू है वो हमारा ऐसे भी कर सकता है कि आपने इसके अंदर ज्यादा सुटेबल ऑप्शन कौन सा है, ज्यादा सुटेबल ऑप्शन तो सेकंड वाला है, तो इसलिए फिर हम सेकंड वाला करेंगे। तो ऐसा करके भी एनटीए कर सकता है, तो इसीलिए ये चीजें कंप्लीटली मतलब ऐसी है कि आपको चैलेंज करना है तो कर सकते हो। 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है चेंज कर दे, हो सकता है नहीं करे। इसका मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा, जो भी 50% से ज्यादा चांसेस है वो सारा के मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। आप अपनी तरफ से अगर चाहो तो चैलेंज कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो कि हमारा ईगो वाला क्वेश्चन है। ये ईगो वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बैलेंस व्यू होना चाहिए कि इन्फ्लेटेड व्यू होना चाहिए। तो आंसर की में हमको इन्फ्लेटेड व्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस व्यू जो है वो भी करेक्ट आंसर हो सकता है अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़े। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Dictionary defines ego as your idea, opinion of yourself, especially your feelings of self-importance and ability in itself. Nothing sounds problematic. ये सब चीजें ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं कि ईगो आपका जो होता है वो आप अपने बारे में क्या सोचते हो उसी को ईगो बोलते हैं। यहाँ तक बात करी, यहाँ पे कहीं पे भी ना तो बैलेंस के बारे में कुछ मेंशन किया, ना इन्फ्लेशन के बारे में कुछ मेंशन किया। इन्फ्लेटेड के बारे में हमको नीचे मेंशन करने को मिला है, क्या मिला है, ओनली एंड इग्नोर, ये जो एक दो लाइन छोड़ के यहाँ पे हमको जो मिल रहा है, द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन वी अलाउ दिस सेंस ऑफ सेल्फ टू स्टार्ट बलूनिंग इनटू बीइंग एन ईगोटिस्ट। तो ये वाला जो है कि यहाँ पे आप अगर अपना खुद का जो सेंस ऑफ सेल्फ यानी जो अपना ईगो है उसको जब बलूनिंग, उसको जब इन्फ्लेट करते हो तब प्रॉब्लम अराइज होती है। तो अगर आप अपने ईगो को इन्फ्लेट कर रहे हो, इसका मतलब पहले तो वो बैलेंस हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कुछ डायरेक्ट मेंशन नहीं है कि बैलेंस होता है ईगो या फिर आपका इन्फ्लेटेड होता है, कहीं कुछ डायरेक्ट मेंशन नहीं है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये भी निकल सकता है कि आपका ईगो पहले से बैलेंस्ड हो और उसके बाद में जाके वो इन्फ्लेट हो, स्टार्ट बलूनिंग यानी इन्फ्लेट हुआ हो, ये भी एक चीज हो सकती है ना। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन कुछ नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, 50-50 चांसेस है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विद रीजन मैं नीचे अटैच कर रहा हूं, आप उसको जाके चेक भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये ओबेसिटी वाला था, बीएमआई का रीअरेंजमेंट का। ये क्वेश्चन के अंदर चैलेंजेबल यार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो आप, पहली बात तो कि रिलेटेड टू, इसके अंदर मुझे जो कह रहे हैं बच्चे वो कह रहे हैं कि आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। तो डी वाला क्वेश्चन के डी वाले ऑप्शन में देख लो एक बार, सीबीडीए दिया है, सी क्या है, रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, रिलेटेड टू से आपका सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता, ये स्ट्रक्चर एक बार खुद पढ़ के देख लेना, नहीं हो सकता। प्री डिस्पोजिशन का भी टू ओबेसिटी के साथ पेयरिंग होता है, तो वो भी वहां पे भी ये पेयरिंग इस ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा। और ये अगर हम ये ऑप्शन देख भी ले डी ए लास्ट वाला, तो इसके बाद में टू नहीं आ सकता। तो ये सेंस ज्यादा बनाता नहीं है, इसके अंदर चैलेंज करोगे तो कुछ असर नहीं होगा, चांसेस बिल्कुल नहीं है। एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, इतना लंबे अगर आप वीडियो में अभी तक बन चुके हो तो एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर दे देता हूं कि भाई आप चैलेंज करने के अंदर कंजूसी बिल्कुल मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। 200 रुपए लगते हैं पर क्वेश्चन चैलेंज करने में। आप अगर अपने एंड से ऐसा सोचते हो कि कोई दूसरा बंदा चैलेंज कर देगा और उसकी वजह से मेरा जो आंसर की है उसके अंदर चेंजेस हो जाएगा और मेरे को वो मिल जाएंगे, तो ऐसा देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि नीट के अंदर हमको क्या देखने को मिला, नीट भी एनटीए कंडक्ट करवाता है ना, अभी आप सब लोगों को पता है नीट में क्या चल रहा है, तो वो भी एनटीए कंडक्ट करवाता है। उसके अंदर हुआ क्या कि एक क्वेश्चन फिजिक्स वाला 13,000 बच्चों ने चैलेंज किया, तब जाके उसका आंसर इन्होंने चेंज कर दिया, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी वाला पॉइंट को वैलिड कर दिया, जो कि आगे अभी इकोनॉमिक्स में आने वाला है, बहुत ज्यादा दिक्कत है इकोनॉमिक्स में। तो वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर इतने बच्चों ने चैलेंज किया, तब उन्होंने इसको कंसिडर किया। यहां पे बात समझने वाली ये है कि अगर आप लोग क्वेश्चन चैलेंज करते हो तो एनटीए ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी बच्चों ने जो भी क्वेश्चन चैलेंज किए सारे के सारे वो रिव्यू करने वाले हैं उनकी टीम बैठ के। वो भी इंसान है, वो भी यहाँ पे कोई ऑटोमेटेड एआई मशीन से यहाँ पे चीजें चेक नहीं करते, मैनुअली सारी चीजें चेक होती है, सारे आंसर को एक्सपर्ट्स रिव्यू करते हैं। तो मैनुअली वो कितने क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे भाई, आप सारे के सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन ही कोई ना कोई चैलेंज कर देगा, कोई ना कोई बच्चा एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे चैलेंज कर देगा जो कि कहीं से सेंस नहीं बनाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे ही क्वेश्चंस वापस चेक करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितने बच्चों ने जो क्वेश्चंस को चैलेंज किया है, सबसे ज्यादा बच्चों ने जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया है उस अकॉर्डिंग वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते होंगे, ये मेरा अपना एजम्पशन है। वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने चैलेंज किया वहां से वो वैसे चेक करना शुरू करते होंगे ना, कि एक पर्टिकुलर बार सेट कर दिया कि 500 से ज्यादा बच्चों ने जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया हम खाली वही चेक करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर हम ऐसे तरीके से अगर हम सोच के देखें, अगर वो ऐसा कर रहे हैं और आपने अपने एंड से ये कंजूसी कर दी 200 रुपए की और वो चैलेंज नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन जिसमें मार्क्स बढ़ सकते थे उसमें नहीं बढ़े। लास्ट ईयर मेरे को 3-4 क्वेश्चन, काफी सारे सेट्स के मैंने देखे थे, 3-4 क्वेश्चन में ऐसा मेरे को दिखा था कि बच्चों ने, वो कम बच्चों ने चैलेंज किया होगा, इस वजह से वो चेंज नहीं हुए आंसर की, गलत आंसर की थे लास्ट तक। तो ये हो सकता है भाई, तो आपको यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, और कंजूसी मत करो यार। 200 रुपए लगते हैं, आपका 1-2 क्वेश्चन ही होगा, 3-4 क्वेश्चन होगा, उतने रुपए खर्च कर दो भाई, आपके करियर का सवाल है, ठीक है, प्लीज। ठीक है। और एक और चीज यार, मैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके अंदर भी कहीं से भी कुछ भी वाटरमार्क वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वो ऐड करता हूं तो आप लोगों को उसको यूज करने में, उसको पढ़ने में तकलीफ होती है। इनफैक्ट मैं ये वीडियो में भी ऐसे वाटरमार्क वगैरह ज्यादा ऐड करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके जो हम लोगों ने बनाया है इसको, मैं और 7-8 लोग, हम कल पूरे 5-6 घंटा मीटिंग में लगातार बैठे थे, एक एक क्वेश्चन को हम इतनी देर तक डिस्कस कर रहे थे, सबके आंसर्स रिव्यूज ले रहे थे, प्रूफ्स इकट्ठा कर रहे थे, बहुत मेहनत लगी है इसके ऊपर, रात भर से मैं सोया नहीं हूं, पूरी ये पीपीटी तैयार करी है, सब कुछ, इतने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं, तो बिल्कुल इतनी ज्यादा मेहनत लगी है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये पीपीटी को या फिर ये कोई भी पीडीएफ को, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को आप कहीं पे भी शेयर करते हैं या कहीं पे भी देखते हैं कि कोई शेयर कर रहा है, तो प्लीज इतना मेक श्योर करिए कि इसका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट मिल रहा हो, कि भाई ये किसने बनाया था, ये कहां से मिला है आपको। अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन पता चलती है तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा ये जो मेहनत है मेरी वो सफल होती हुई दिखेगी, क्योंकि मैं चाहता तो मैं वाटरमार्क वगैरह ऐड कर देता, लेकिन मुझे पता है कि आपको तकलीफ होती है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको, ये वाले बात को ज्यादा लंबा नहीं करते, इमोशनल एंगल बहुत हो गया। अब इकोनॉमिक्स पे आएंगे, और इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस जो है इसके अंदर चैलेंज वाले बच्चों ने मुझे भेजे हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में है, इसके अंदर एक्चुअली चैलेंजेबल भी क्वेश्चन है काफी सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वाला है। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पूरी छान मारी हम लोगों ने, कहीं पे भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, नॉमिनल इफेक्टिव रेट दिया है, नॉमिनल जीडीपी रेट दिया है, ऐसी सब चीजें दे रखी है, पर इंटरेस्ट रेट हमको कहीं नहीं देखने को मिला है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये हम चैलेंज कर सकते हैं, 100% चांस है कि वो इसके आंसर की को चेंज कर सकते हैं। जो भी इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो मैं नीचे अटैच कर दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वो फेस्टिव सीजन का करेंसी डिपॉजिट रेशियो वाला क्वेश्चन है, कि इसके अंदर क्या चीज होगा। तो इसके अंदर कई सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि क्या हम इंक्रीजेस, इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन हमको आंसर की में दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। देखो यार, इसके अंदर हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसके अंदर ये सेम टू सेम लाइन यूज करी गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने। और ये जो लाइन है ये पुरानी एनसीईआरटी में यूज करी थी, लेकिन अगर आप लेटेस्ट एनसीईआरटी देखोगे तो नीचे जो ग्लॉसरी एकदम चैप्टर के लास्ट में समरी आता है, वो की कॉन्सेप्ट में ये वर्ड का यूज किया है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, उसके अलावा पूरे चैप्टर में कहीं यूज नहीं किया है। तो लेटेस्ट एनसीईआरटी में ये पॉइंट गायब है, पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये चैलेंजेबल बन सकता है। यहाँ पे वही सेम बात आ जाती है जो नीट में हमको एक क्वेश्चन में देखने को मिला था, कि ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, न्यू में कुछ और लिखा है। यहाँ पे हमारे ओल्ड में मेंशन किया है, न्यू में मेंशन ही नहीं किया है, कट किया हुआ है टॉपिक। तो इसीलिए क्वेश्चन फिर भी चैलेंजेबल है, ऑल्दो इसमें पूरे चांसेस नहीं है कि वो चेंज करते, क्योंकि वो ये भी बोल सकते हैं कि हाँ आप एनसीईआरटी में तो लिखा था ना, भले कोई भी एडिशन में, तो वो ऐसा करके नहीं भी चैलेंज कर सकते। इसीलिए जो ऐसे 50-50 वाले क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा चांसेस तब बनेंगे चेंज होने के जब ज्यादा बच्चों ने उस क्वेश्चन को चैलेंज किया हो। तो आपका अगर क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किया है आपने और आपको लग रहा है कि इसके अंदर मेरा यार आंसर जो है वो मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो चैलेंज करो भाई, प्लीज कंजूसी मत करो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सब मिल जाएंगे, यूरोपियन मॉनिटरी यूनियन, ये वाला क्वेश्चन जो भी है ये भी सब लोग कह रहे हैं मुझे कि भाई ये क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसका गूगल पे तो 1992 बता रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। भाई साहब, मैंने आपको पहले शुरुआत में भी एक बात बताई थी कि गूगल के ऊपर आप विश्वास मत कीजिए, एनसीईआरटी जो है वो हमारी बाइबल है, एनसीईआरटी जो है वही हमारा बाइबल, कुरान, गीता सब कुछ है। एनसीईआरटी के अंदर अगर कुछ लिखा है तो वो हमारे लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसिडर होगा, rather than other than anything else। कुछ भी और कहीं लिखा हो वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर, पुरानी एनसीईआरटी अगर आप उठा के देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक लास्ट में छोटे से जो बॉक्स के अंदर लिखा रहता है ना, वहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्रिएशन ऑफ यूरोपियन मॉनिटरी यूनियन इन जनवरी 1999। यहाँ पे जनवरी 1999 ईयर हमको दिया हुआ है, तो इसलिए ये पुराने में मेंशन है, बट
नए में ये गायब है, नए में टॉपिक ही नहीं है, ये डब्बा ही उड़ा दिया है। इसीलिए ये क्वेश्चन में 50-50 चांस है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा। तो आप चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, मैं आपको नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगला पाकिस्तान वाला क्वेश्चन है कि इसके अंदर गुड हार्वेस्ट हमको आंसर में देखने को मिला है। तो गुड हार्वेस्ट जो है वो कैसे हुआ आंसर, यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इन 1980s भी हमको यहाँ बताया हुआ है ऊपर, और यहाँ लिखा है एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन वर बेस्ड नॉट ऑन एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज बट ऑन गुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो गुड हार्वेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस और टेक्निकल चेंज के वजह से नहीं हुआ था, गुड हार्वेस्ट की वजह से हुआ था। और यहाँ पे हमको ये टेक्निकल चेंज नहीं, गुड हार्वेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन। तो गुड हार्वेस्ट ज्यादा एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप अपनी तरफ से चैलेंज कर सकते हैं। 5-10% चांस है कि क्या मालूम वो कर दे, क्योंकि डायरेक्टली एकदम सेम स्टेटमेंट नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये चेंज नहीं करेंगे, चांसेस इसके बहुत ही कम है, ना के बराबर है। फिर ये एग्जांटे एक्सपोस्ट वाला मुझे कुछ बच्चों ने भेजा था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या वो बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो हमारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर आपका जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होता है वही आपको करेक्ट करना, टिक करना होता है। मोस्ट सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है? ऑलवेज सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। मोस्ट सूटेबल ऑप्शन हमारा क्या है, एक बार देखो ढंग से क्या लिखा हुआ है। एक्सांटे सेविंग्स रिप्रेजेंट व्हाट इज एक्चुअली प्लान्ड टू सेव। एक्सांटे और एक्सपोस्ट में एक्सांटे प्लान्ड होता है ना, प्लान्ड होता है। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में से कुछ होगा। अब डी और सी हमको चेक करना है। डी वाला देखो एक्सांटे पोस्ट, अब एक्सांटे और पोस्ट दोनों एक साथ तो कभी यूज हो ही नहीं सकते, तो डी वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, तो एलिमिनेशन से ए और सी निकल गया, सी वाला चेक कर लो। एक्सपोस्ट सेविंग डिपिक्ट्स व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। यहाँ पे एक्चुअली हैपेंड में सेव भी इनको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सेव मेंशन नहीं किया है। फिर भी मोस्ट सूटेबल ऑप्शन तो यही है ना, यहाँ पे सेव मेंशन नहीं किया है, फिर भी ये ऑप्शन गलत तो नहीं कह रहा है। एक्सपोज सेविंग डिपिक्ट्स व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, ये यहाँ पे कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे चैलेंजेबल नहीं है। आप इसको चैलेंज करोगे तो आप कर सकते हो अपनी तरफ से, पर इसके अंदर मुझे लगता है जहां तक यहाँ पे आंसर चेंज नहीं होगा। फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डोमेस्टिक करेंसी, और ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हैं। एक तो आपका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आपने शायद गलत निकाला हो सकता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन। दूसरा एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन गिवन है। इंटरप्रिटेशन क्या है कि व्हेन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैल्यू इंक्रीज कब होती है? जब $1 $70 का $1 $60 हो जाता है, तब वैल्यू इंक्रीज होती है और तब एप्रिसिएशन होता है। इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे यही सेम लाइन हमको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल रही है, आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसलिए इसके चैलेंज के चांसेस बिल्कुल जीरो है। नेक्स्ट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट वाला क्वेश्चन है, ये यार बिल्कुल भी चैलेंजेबल नहीं है, डायरेक्ट हमको एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, तो इसके 0% चांसेस है। आप खुद चेक कर सकते हो, अपना वेरीफाई कर सकते हो। फिर नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के अंदर लोग कह रहे हैं कि ये परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज होता तो हम कर देते। तो फिर से आपको बता देता हूं कि आपको मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ही सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, सारे एक जैसे दिए हुए हैं, तो मोस्ट सूटेबल आपका फिर जो होगा वही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगला जो है वो कि आपका है बजट कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन। इसके अंदर आंसर में इन्होंने बजट कंस्ट्रेंट दिया हुआ है P1 X1 P2 X2, और ये वाला जो है ये एग्जैक्ट लाइन हमको एनसीईआरटी में देखने को मिल रही है। मैंने पुरानी नई सब तरीके की एनसीईआरटी सारी चेक कर ली, दो सबके अंदर ये बजट कंस्ट्रेंट वाली लाइन हमको दी हुई है, तो इसलिए ये चैलेंजेबल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है P1 X1 P2 X2 जो है वो बजट कंस्ट्रेंट है, इनइक्वालिटी इज कॉल्ड बजट कंस्ट्रेंट। यहाँ पे बच्चे कह रहे थे मुझे कि संदीप गर्ग के अंदर हमको अलग चीज देखने को मिली है, तो भाई साहब संदीप गर्ग हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, उन सब से ऊपर एनसीईआरटी आती है। अगर एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ है तो एनसीईआरटी को ही कंसिडर करेंगे। आप चैलेंज भले ही कर दो संदीप गर्ग के बेसिस पे, पर ये चेंज नहीं करेंगे, मैं 100% श्योर हूँ। एनटीए वाले इस का आंसर की चेंज नहीं करेंगे, तो ये चैलेंजेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस फाइनली जाके खत्म होते हैं। एट द एंड मैं आपको यही कहूंगा कि भाई सब चीजें एनटीए के हाथों में है। आप मतलब इसके अंदर जो चीजें हैं अपने एंड से जो भी कर सकते थे वो आप कर लो। वही आप थोड़ा सा एक काम बचा है कि आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। इसके अलावा जो भी एनटीए करेगा वही हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने जो मुझे भेजे थे मैंने बता दिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इसके अलावा आपके डाउट्स हैं, तो वो क्वेश्चंस को यार मैं कोशिश किया एड्रेस करने का, मेरी तरफ से भी क्वेश्चंस को चेक करने का, पर आप लोगों ने जितने भेजे मैं उतने ही रिव्यू कर पाया। ये वीडियो अर्जेंटली लाना जरूरी था, इसीलिए इस वीडियो को मैं लेके आया हूं। कल शाम
शाम को 5 बजे तक का टाइम है, जो कि हो सकता है एक दिन एक्सटेंड हो जाए। तो आप बस कोशिश करना कि कल शाम को 5 बजे से पहले आप इसको चैलेंज कर दो। जितने भी ये अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वर्ड फाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वर्ड फाइल के अंदर अपना नाम वगैरह चेंज कर देना और फिर उसके बाद में उसको एज अ पीडीएफ अपलोड कर देना। पीडीएफ फॉर्मेट ही चलता है। आई होप सो आपको ये तो पता होगा कि चैलेंज विंडो में कैसे अपलोड करना है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे और दूसरे क्रिएटर्स के आप वीडियोस देख सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ही उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। तो आज के वीडियो में काफी सारी चीजें कवर कर दी। अगर मैं 2 वीडियो यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। मैं आपसे मिलता हूं आप अगले वीडियो में। जो भी फीडबैक है कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।